हेलो दोस्तों, IQ प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं करण शेखावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस IQ प्राइम एजुकेशन पर। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी को पता है आपके लिए कल्चर के नए सर आए हैं, योगी सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो आपने देख लिया होगा। तो आप वो जैसे नोट्स लिखवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो आप लिखते रहें और उसका टाइम टू टाइम रिविजन करते रहें। और जो अपना लास्ट टॉपिक है आज अपना, इसमें सेल डिवीजन है कोशिका का, इसको खत्म करके अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पहले सुनिए ना कि दोस्तों सेल डिवीजन होता है, ये दो चरणों में होता है, दो फेजों में होता है, दो प्रावस्था में होता है। एक में होता है इंटरफेज और दूसरी को बोलते हैं मायोटिक फेज, जिसको एम फेज भी कहा जाता है। अपन इन दोनों फेजों को जानना है, समझना है, और यदि आपने इन दोनों फेजों को जान गया तो अपनी सेल डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपके माइंड में यही याद करवा दूंगा मैं, लेकिन आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों। चलते अपन सेल डिवीजन। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें दो फेज होते हैं। जो पहला फेज में अपन बात करते हैं वो आपका होता है इंटरफेज। एक बार मैं साफ लिख देता हूं थोड़ा सा। इंटरफेज, जिसको आप बोलते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था, तो दोस्तों अंतरावस्था में क्या होता है कि दो फेज होते हैं। अंतरावस्था में सिर्फ तैयारी होती है, सेल डिवाइड होने की तैयारी। जैसे शादी से पहले घर में तैयारी होती है ना, सेम एज इट इज वैसे ही तैयारी आपकी कोशिका में होती है। दोस्तों आपकी जो इंटरफेज होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं कि तैयारी कैसे होती है, किस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों, बने रहे वीडियो के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे। आपके तीन फेज होते हैं आपके। फर्स्ट होता है G1 फेज, सेकंड होता है आपका S फेज, और जो थर्ड होता है वो होता है आपका सर जी G2 फेज। ये होता है। अच्छा, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है गैप 1, इसका नाम गैप 1 है, इसका S है, और इसका नाम है गैप 2। अच्छा, एनजी में क्या कहते हैं देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं प्रथम वृद्धि प्रावस्था। प्रथम वृद्धि प्रावस्था, इसको बोलते हैं संश्लेषण प्रावस्था। इसमें संश्लेषण होता है डीएनए का। मैं बताऊंगा अभी आपको, मैं लिख लीजिएगा फिर आपको। संश्लेषण प्रावस्था। और तीसरा है आपका G2, द्वितीय। मैंने कार्य सुन लीजिएगा दोस्तों। जो आपका जीवन फेज होता है, जो प्रथम वृद्धि प्रावस्था होती है, उसमें क्या होता है आपकी जो उपापचयी मतलब माने तो मेटाबॉलिक जो एक्टिव हो जाता है सेल में। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में आपके, उपापचयी सक्रियता हो जाती है। ठीक है, माने तो मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका गैप 1 का होगा। दूसरा एस फेज मैंने बताया था आपको, ये डीएनए का संश्लेषण करता है। डीएनए की डबल कॉपी कहां बनती है? यहाँ पे। तो यहाँ पे डीएनए संश्लेषण। लेकिन यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता है डीएनए का, लेकिन जो आपका गुणसूत्र के जो नंबर होते हैं, क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं, वो क्या होता है? समान रहते हैं। तो मैंने लिख देता हूँ गुणसूत्र समान। गुणसूत्र समान होते हैं। आपका जो द्वितीय प्रावस्था है, इसमें क्या है कि जितने भी सेल डिवीजन, आप मानो कि सेल डिवीजन होना है, और सेल डिवीजन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपको पता है, मुझे पता है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो प्रोटीन कहां से आएगा? ये बनाता है साहब आपका द्वितीय वृद्धि प्रावस्था। क्या बनाता है? आपका प्रोटीन बनाता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे प्रोटीन निर्माण। क्या लिखूं दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? आपका G2 फेज में होता है। ये आपकी इंटरफेज है। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे सिर्फ तैयारियां होती हैं। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे। अपना जो नेक्स्ट है वो चलेगा अपना विभाजन अंतरप्रावस्था। ठीक है दोस्तों, तो लिख लीजिएगा, इसके ऊपर नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बढ़िया सा देख लीजिएगा। दूसरा सर जी आपका एम फेज है जी। एम फेज को मायोटिक बोलते हैं दोस्तों, मायोटिक।
मायोटिक। मायोटिक फेज या समसूत्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें दो तरह के फेज होते हैं, मैं आपको बता दूं दो तरह के कैसे। अब इसमें दो चरणों में होता है, वो देख लीजिएगा कैसे। आपका एम फेज होता है, वो क्या होता है वो देख लीजिएगा। इसमें पहला आपका नंबर का आता है, पहला स्टेप आता है आपका प्रोफेज। क्या होता है प्रोफेज, आपकी हिंदी में भी ये है दोस्तों, तो आप कर लेना आप। तो दूसरा है मेटाफेज, तीसरा आपका एनाफेज, और चौथा आपका टीलोफेज। जब आपके एम फेज में ये चारों हो जाएंगे, ये चारों किसमें काम आएंगे दोस्तों, आपके कैरियोकाइनेसिस। आपको मैं एक बार नोट लगा के लिख लूंगा मोबाइल में, ये चारों यदि फेज प्रावस्था होंगी, ये किसकी होंगी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, केंद्र का, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रक विभाजन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस मींस, कैरियो मींस क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने तो केंद्र, और इसका मींस विभाजन। तो ये काम किससे करेंगे, सिर्फ ये अगर कंप्लीट, ये फेज अगर कंप्लीट कर लेंगे तो अपना सिर्फ क्या विभाजन होगा, किसका डिवीजन होगा, आपके न्यूक्लियस का, केंद्र का होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाले से। इसके बाद में आपका चलता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसके बाद में किसका विभाजन होगा, आपके कोशिका द्रव्य का। ये जो प्रोसेस है, जो फेज है, ये कैरियोकाइनेसिस की है। कैरियो मैंने बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक, याद रखो, प्रो मींस पुरानी और कैरियो मींस न्यूक्लियस। मैंने बताया था आपको, जब मैंने डिफरेंस कराया था आपको प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसका, उसमें एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है वो है आपका मियोसिस। मियोसिस माने तो क्या, अर्धसूत्री। ये जो आपका मियोसिस अर्धसूत्री जो डिवीजन होता है, ये दो चरणों में होता है। कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। दो चरणों में कौन से होता है। पहला चरण है इसका, वो है प्रोफेज फर्स्ट। सेम इस तरह से नाम है इसके, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, ये चार वाले, ये वाले। ठीक है, ये क्या कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है जी आपका। सर जी आपका कौन सा स्टेप है, फर्स्ट वाला स्टेप है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलते हैं अपन। दूसरा जो स्टेप है, सेकंड वाला स्टेप जी। आपका सेकंड वाला स्टेप जी क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना दोस्तों। ये इसमें आता है आपका प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, सॉरी। इसमें आता है आपका मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और टीलोफेज जी। आपका सुनिएगा, जो आपका जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री होता है, ये दो चरणों में होता है। दो चरणों में कैसे, एक बार तो ये पहला वाला जो स्टेप है, इस स्टेप में जो ये काम करता है, ये काम करता है एज ए मियोसिस मींस, जो यदि इसका विभाजन होगा तो ये कैसे काम करेगा, कि जैसे मियोसिस क्या काम करता है, कि मान लो कि एक सेल डिवाइड होना है, सेल डिवाइड होना है, तो सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 50 हैं। तो नहीं बनने वाले कितने होंगे, 25 होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, होने वाले हैं। और जो सेकंड वाला जो काम है, जो सेकंड वाला जो स्टेप है, ये एज ए काम करता है मायोसिस, मायोसिस है ना, जो समसूत्री विभाजन होता है। यह जो नंबर वाले जो क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 50। तो जो रोटर सेल होंगे, पुत्री कोशिका होंगी, उनमें कितने होने वाले हैं, उनमें 50 होने वाले हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ऐसे एक बार। ये काम किसकी तरह करती है, ये समसूत्री विभाजन की तरह काम करती है। काम कैसे करते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना है, वो है प्रोफेज फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं बताइए आप। प्रोफेज फर्स्ट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट।
हाँ दोस्तों, अपन जो पढ़ रहे हैं अब पढ़ेंगे एम फेज। एम फेज का कौन? प्रोफेज पहले वाला, तो प्रोफेज। जी प्रोफेज में क्या होता है, ये प्रोफेज सेल डिवीजन जब ये फेज आता है, ये सबसे लंबा फेज होता है, सबसे प्रावस्था, सबसे लंबी प्रावस्था वाला कौन सा फेज है, तो आपको बताना है प्रोफेज। इसमें क्या होता है सर जी, आप सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी ये एक कोशिका है मान लेना, और बीच में क्या है आपके केंद्रक है, और केंद्रक में क्या है, न्यूक्लियस है, वो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कैसे ऐसे है क्रोमोसोम। अभी ध्यान रखना, जो आपकी प्रोफेज होता है, सर्वप्रथम देखो मैं बात कर रहा हूँ कि पहले जो सेल है, मान लीजिए कोई भी ये सेल है, कोशिका है, और इस कोशिका में केंद्रक है, और केंद्रक में जब इसमें प्रेजेंट कौन है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम अब इसमें किस स्थिति में है, इस स्थिति में है जो कंडेंस है, घने हुए हैं, ठीक है, घना हुआ है, ठीक है, तो इसमें घनित है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा स्टेप इसमें चलते हैं दोस्तों, तो दूसरा स्टेप में क्या होता है ना, प्रोफेज में जो इसका जो क्रोमोसोम होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, मानो कि पहले कंडेंस थे, अब कैसे होगा, ऐसे इस तरह से अलग अलग होगा। और इसका थर्ड स्टेप होता है, वो क्या हो जाता है इस तरह से बिल्कुल अलग। अच्छा, आप क्या नोटिस किया, आपने कुछ नोटिस किया इसमें, आपने नोटिस किया इसमें जो झिल्ली थी वो तो गायब हो गई। क्या हो गई, झिल्ली थी वो क्या हो गई, गायब हो गई। तो मैं लिख सकता हूं इसमें कि आपका जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें पहली बात तो यही है, झिल्ली विलुप्त हो जाती है। झिल्ली, झिल्ली कौन सी बताओ, झिल्ली कौन सी, आपकी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, आपकी जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। आपके प्रोफेज में ये क्या हो जाती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, आपका जो केंद्रिका होता है, केंद्रिका, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आंसर कौन बताता है, एवं मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा बढ़िया वाला, मैंने पढ़ाया था आपको पहली वीडियो दूसरी वीडियो में। जो आपका केंद्रिका होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। अब मुझे बताओ कि केंद्रिका क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि केंद्रिका क्या होता है, बता देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रिका कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस में, केंद्रक में प्रेजेंट होता है क्या, केंद्रिका। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने दो स्टेप में दी। अच्छा, पहली बार ये बात करें तो इसमें क्या है, आपके जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो संघनित होते हैं। संघनित माने तो कंडेंस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। कौन से, आपके गुणसूत्र पहले वाले, और झिल्ली प्रेजेंट होती है और केंद्रक झिल्ली भी प्रेजेंट होती है, तो ये वाले भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और जो बीच में आपको पता है ये वाला जो पोर्शन, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रिका प्रेजेंट होता है। और जो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये आपका प्रोफेज है, ये सबसे लंबा प्रोफेज है दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिटा रहा हूं मैं इसको। ये आपका जो सेकंड वाला है, जो है आपका मेटाफेज। जी आपका मेटाफेज की बात सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, सुनिएगा। ये जो आपका मेटाफेज है, इसमें जो आपके क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि कौन से फेज में, कौन सी प्रावस्था के सेल विभाजन में, सेल जो कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में आपके गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो आपको बताना है मेटाफेज। कौन सा, एम फेज का मेटाफेज। कैसे, सुनिएगा। अब जो इसमें है डायग्राम बनाता हूं इसमें, नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें अलग अलग हो गए थे, अब इसमें क्या होता है, इस तरह से दिखाई देते हैं, अलग अलग कौन है, क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, और बाहर क्या है इसके, ये वाले प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कौन से मेटाफेज में आ जाते हैं।
अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका कोशिका होती है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें पोल्स बन जाते हैं, कॉर्नर में पेरिफेरल साइड में क्या बन जाते हैं, ध्रुव बन जाते हैं, ध्रुव का निर्माण। और इनसे क्या निकलना है, तरकुतंत्र। क्या इसको क्या बोलते हैं, तरकुतंत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तरकुतंत्र। यहाँ से क्या निकलने लग जाते हैं, तरकुतंत्र निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या, तरकुतंत्र, इनको बोलते हैं तरकुतंत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर, तरकुतंत्र माने तो स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर। और जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो किससे बने होते हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन। यदि आपसे पूछे क्या पाया जाता है इसमें, तो आपको बताना ट्यूबुलर प्रोटीन, ट्यूबुलर प्रोटीन पाया जाता है, ट्यूबुलर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो आपके क्रोमोसोम है और मिडिल में आया तो बिल्कुल इस तरह से आपके क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं, गुणसूत्र बीच में आ जाते हैं। ये आपका मेटाफेज है। अपन चलते हैं अब दूसरे स्टेप पे, जो आपका चलता है एनाफेज। जो अब तीसरा है आपका एनाफेज। अब जो आपका एनाफेज होता है वो क्या होता है, सुनिएगा। आपका एनाफेज में क्या होता है कि ये ध्रुव हैं और तरकुतंत्र भी हैं। ये क्या करते हैं, तरकुतंत्र से जो आपके जो क्रोमोसोम है उनको इस तरह से तो मैं दोबारा बना ही देता हूं। देखिए जो एनाफेज है वो क्या काम करता है, ये माने कि कोशिका है, माने क्या है, कोशिका है, और कोशिका से ये वाला आपने ध्रुव बनाया था और ध्रुव से इस तरह से कोशिका को अपने कन्वर्ट में ले लेता है। कौन, इस तरह से। अच्छा आपने क्या देखा इसमें, कुछ देखा, कुछ खास बात देखा, अलग अलग अपनी तरफ पे जो ध्रुव है, जो गुणसूत्र को अपनी तरफ पे खींच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने इसमें देखा। और जो इसमें अर्ध गुणसूत्र की फिर ध्रुवों की ओर अट्रैक्ट, इसकी बात क्या है दोस्तों कि जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, अर्ध गुणसूत्र को ध्रुव अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन, ये अर्ध। अच्छा अर्ध गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्रोमेटिड। ठीक है दोस्तों, ये आपका एनाफेज है। अब लास्ट वाला फेज चलते हैं अपना टीलोफेज। आपका जो टीलोफेज में होता है क्या है दोस्तों कि आपका जो टीलोफेज होता है उसमें जो आपका ये सेम अपोजिट किसका है, आपका प्रोफेज का। नहीं प्रोफेज में कैसे कि ये कोशिका है और सेम प्रोफेज की तरह काम करता है, अपोजिट है, मतलब अपोजिट काम करता है। कैसे, मतलब मान क्या है, अभी ये बना लिए, अभी क्या काम करते हैं कि यहाँ पे संघनित हो जाते हैं सारे गुणसूत्र जाके ऊपर, अर्ध गुणसूत्र यहाँ पे संघनित हो गए, ऐसे मान ली ऐसे, और ये मानो कि ऐसे ये साइड तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या काम करता है, ये झिल्ली बनाने का काम करता है, झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली बनाने का काम कौन करता है, आपका टीलोफेज। तो कैसे कहता हूँ मैं, गुणसूत्र संघनित हो जाते, केंद्रीय झिल्ली, तो गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं हम, और दूसरा केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट उपस्थित हो जाती है। आपका ये वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। ये आपका जो एम फेज में जो प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, टीलोफेज था, अब ऐसे हुआ कि नहीं होने निर्माण। अब बचा क्या, अब देखो अपना जो केंद्र का उसका तो विभाजन हो चुका है, अब बचा आपका क्या है, कोशिका द्रव्य है। चलो कोशिका द्रव्य वो करते हैं उसको कंप्लीट। अब जो आपका जो केंद्र था वो विभाजन हो चुका, अब बचा कौन, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य क्या, साइटोकाइनेसिस बचा। तो स्टार्ट करते हैं अपन, उसका भी विभाजन कर लेते हैं, अलग करना है आज अपन को। ठीक है, सेल को कोशिका को बिल्कुल अलग करना है, बहुत दिन हो गए इसको चलते हुए। अब क्या करना है काम, दूसरा है इसे
साइटोकाइनेसिस, मतलब जो आपका ये वाला पोर्शन बनेगा ये वाला है, और जो आपके ये वाला था और ये वाला था, ये वाला था, समझ में आया? ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, आपकी प्लांट में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में जो होता है वो आपका चलता है प्लेट डिवीजन, और आपका जो एनिमल में चलता है, एनिमल में चलता है फ्रेगमोप्लास्ट, मतलब कोशिका खांच द्वारा। अच्छा, ये अपन तो बात करें प्लांट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इधर साइड में से एक एक प्लेट निकलती है और बीच में जाकर इस तरह से, इस तरह से इन दोनों का डिवीजन होना था दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि इनमें जो कोशिका द्रव्य हुआ है वो भी अलग हो चुका है, और जो न्यूक्लियस है केंद्रक है वो भी इसका विभाजन हो चुका है। तो दोस्तों अपना जो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज कंप्लीट हो चुका है। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अच्छा, म्यूसिस के बारे में कुछ, म्यूसिस तो मैंने पहले बता दिया था, एक बार नॉर्मल बात कर लेते हैं उसके अपन कि आपको क्या है उसके बारे में। जी सरकार, आपका जो म्यूसिस होता है, जो अर्धसूत्री होता है, जो क्या होता है अर्धसूत्री, अब क्या होता है अर्धसूत्री के बारे में सुन लीजिएगा। आपको पता है कि अर्धसूत्री में जैसे इसका डिवीजन होता है कि मतलब एक कोशिका है और कोशिका, मतलब इसमें एन नंबर क्या है क्रोमोसोम है, और इसका विभाजन होना है, तो इस विभाजन में देखो क्या होगा, क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। इसमें नंबर ऑफ, इसमें क्या होगा n/2। अरे सीधी बात है यार, जिसमें इसमें 50 है ना, तो इसमें कितने कितने होंगे 25, इसमें होंगे 25, इसमें होंगे 25, इसमें होंगे और 25 इसमें होंगे। अपने अर्धसूत्री के बारे में बात कर रहे थे। अब इसमें म्यूसिस में भी वही प्रोफेज दो मैंने बताया था, इस तरह जो माइटोसिस की तरह काम करता था एक तो, और एक म्यूसिस की तरह काम करता था। ठीक है दोस्तों। अब जो आपका जो अर्धसूत्र है इसकी बात सुन लीजिएगा। इसका 4 फेज होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट इस प्रोफेज फर्स्ट की खास बात सुन लीजिएगा, फिर अपने कंप्लीट है। प्रोफेज फर्स्ट की खास बात क्या है कि इसमें 5 उप अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, 5 अवस्था होती है। क्या, कौन सी अवस्था, इसका नाम